हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास वंस अगेन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हैंडआउट की सीरीज में बेटा आज हम पहुंच चुके हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे, यानी फ्लेमिंगो पोइट्री का सेक्शन हम कर रहे थे और जिसमें से एक कविता एक पोएम हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे जिसका नाम है माय मदर एट 66। और आज की क्लास के अंदर जिस पोएम को हम कवर करने वाले हैं वो देखते हैं आगे चल के। और ये जो क्लास होने वाली है इसके अंदर हम दो जो पोएम्स है हमारी उनको कवर करेंगे, ठीक है, ताकि जितने भी क्वेश्चंस है उनके सारे के सारे हम कवर कर पाए। तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाले हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी रहेंगे। बात वही है जो हम हमेशा अभी तक करते हुए चले आए हैं कि इंग्लिश के अंदर हम कभी भी एक चैप्टर को वेटेज नहीं दे सकते हैं। कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते कि ये चैप्टर जो है वो इतने मार्क्स का आता है तो इसको पढ़ने से इतने मार्क्स मिल जाएंगे। इंग्लिश के अंदर आपको सारी बुक्स को वेटेज देना होता है, जितने भी टॉपिक्स होते हैं सबको पढ़ना होता है, क्योंकि हर टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया है और इस बात का सबूत आपको दिख रहा है हम जितने भी लेक्चर्स अभी तक कर चुके हैं उसमें, ठीक है। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। एक्सट्रैक्ट बेस्ड टाइप क्वेश्चंस कितने हैं? 19 है टोटल फ्लेमिंगो पोइट्री सेक्शन के अंदर, जिनको सॉल्व करने का टाइम 75 मिनट्स है, लर्निंग टाइम 90 मिनट्स है। शॉर्ट आंसर की बात करूं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 26, सॉल्विंग टाइम है 60 मिनट और लर्निंग टाइम है 70 मिनट्स। लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन की बात करूं अगर मैं तो 11 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें से सॉल्विंग टाइम है आपका 45 मिनट और लर्निंग टाइम है 70 मिनट्स। तो टोटल 56 क्वेश्चंस रहेंगे और 180 मिनट्स का आपको सॉल्विंग टाइम लगेगा और 230 मिनट आपको इसको याद करने में लगेंगे। तो सबसे पहली जो पोएम है हमारी वो है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट यहाँ पे हम आज के लेक्चर में सबसे पहली जो पोएम है उसको करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। तो पोएम की जितनी भी लाइंस है वो दी होंगी, यानी ये जो एक्सट्रैक्ट है बेटा, ये एक्सट्रैक्ट जो है वो दिया होगा और बार बार आप ऐसा देख रहे होंगे कि ये जो लाइंस है वो रिपीट हो रही है। कई बार हो सकता है कि आपको ये 4 लाइन ही दे दी जाए, कई बार हो सकता है आपको स्टार्टिंग की 4 लाइन दे दी जाए, कई बार हो सकता है कि लास्ट का जो स्टैंजा है वो दे दिया जाए। तो बार बार हम सारी लाइंस को एकदम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अगर सिमिलर सी लाइंस लगती हैं तो उनको जस्ट हम पढ़ के उसके क्वेश्चन आंसर्स को अटेम्प्ट करेंगे। चलो, it would be an exotic moment, without rush, without engines, we would all be together. In a sudden strangeness, fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look back at his hurt hands. तो कितना ज्यादा अच्छा मोमेंट होगा वो पोइट यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिस समय में कोई भी रश नहीं होगा, कोई शोर शराबा नहीं होगा, कोई इंजन यानी कोई मशीन्स नहीं चल रही होंगी। कितना ज्यादा अच्छा समय होगा वो। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, हम सब एक साथ होंगे, बिल्कुल टुगेदर होंगे, एक साथ होंगे और सडन स्ट्रेंजनेस होगी, अजीब तरीके का स्ट्रेंजनेस हमें दिख रही होगी, जहां पे जो फिशरमैन है कोल्ड सी के अंदर वो वेल्स को हार्म नहीं करेंगे, फिश को हार्म नहीं करेंगे। वहीं पे जो मैन है जिसका काम होता है सॉल्ट गैदर करने का, नमक को इकट्ठा करने का, तो उसके हाथ पे यूजुअली ब्लिस्टर्स पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, तो वो इंसान अपने हाथों की तरफ देख पाएगा जब इस मोमेंट के अंदर हम सब रुकेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ अकॉर्डिंग टू द पोइट कैन वी क्रिएट दिस एक्सोटिक मोमेंट। पोइट के अकॉर्डिंग इस अद्भुत दृश्य को, अद्भुत मोमेंट को, एक्सोटिक मोमेंट को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? कैसे क्रिएट कर सकते हैं? वी कैन क्रिएट दिस एक्सोटिक मोमेंट बाय रिमेनिंग क्वाइट। अगर हम शांत रहेंगे, स्टिल एक जगह रहेंगे, अवॉइडिंग रश, भाग दौड़ को 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, मकान और जितनी भी मैकेनाइजेशन है, मतलब जितनी मशीन्स हैं, इन सब की तरफ ध्यान नहीं देंगे और पॉज करेंगे हमारी डेली एक्टिविटीज को और हम देखेंगे कि हमारी चॉइसेस क्या है। यानी बेसिकली पूरी पोएम के अंदर एक वर्ड है जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आपको याद रखना है। हम क्या करेंगे? इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, ठीक है। तो तब हमें रियलाइज होगा कि चीजें कैसी चल रही है। तो इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज्यादा इस पूरी कविता का एक कीवर्ड है जो आपको याद होना ही चाहिए। द आउटकम्स ऑफ फिशरमैन्स एक्टिविटी लेड टू, अगर फिशरमैन जो है वो क्या करता है, वेल को अगर टच करता है या उसको पकड़ता है तो क्या होता है? एनवायरमेंट का नुकसान होता है ना। प्रोटेक्शन होता है, डिस्ट्रक्शन होता है? डिस्ट्रक्शन होता है, यानी नुकसान होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? व्हाट इज द कॉमन आउटकम ऑफ दिस एक्सोटिक मूवमेंट। ये जो अद्भुत सा दृश्य होगा, अद्भुत सा मूवमेंट होगा, इसका कॉमन आउटकम क्या निकलेगा? नो रश एंड नो मैकेनाइजेशन, men would be gathering salt, there would be a strangeness among wearing nations, fishermen will look at his hurt hands। तो क्या होगा भाई? इसका जो कॉमन आउटकम है कि कोई भी रश नहीं होगा, कोई मैकेनाइजेशन नहीं होगी, कोई मशीन्स नहीं चल रही होंगी, सब शांत होंगे उस पल के अंदर। द टोन ऑफ द पोइट, यहाँ पे जो पोइट की टोन है वो कैसी है? अपीलिंग है, इंट्रोस्पेक्टिव है। तो मैंने आपको बताया अगर कहीं पे भी आपको इंट्रोस्पेक्टिव, इंट्रोस्पेक्शन जैसा वर्ड दिख जाता है क्वेश्चन के अंदर और वो पोएम है कीपिंग क्वाइट, तो आंसर वही होगा। इन द लाइन द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक बैक एट हिज हर्ट हैंड, तो यानी वो आदमी अपने हाथ की तरफ देख पाएगा। इसका मतलब क्या है? वो सोच पाएगा, इंट्रोस्पेक्ट कर पाएगा। द पोइट यूजेस द एक्सप्रेशन, जो पोइट है वो एक एक्सप्रेशन का यूज करता है, सडन स्ट्रेंजनेस। ये क्या सजेस्ट करती है, क्या
बताती है, सडन स्ट्रेंजर्स कैसी होगी ये, एक अनएक्सपेक्टेड सी फीलिंग होगी जो आज तक हमने एक्सपीरियंस नहीं करी होगी, जिसमें हम सब शांत होंगे, काम होंगे, रिफ्लेक्शन होगा, हार्मनी होगा हम सबके बीच में, क्रिएटिंग अ मोमेंट ऑफ पीस एंड अंडरस्टैंडिंग। इससे क्या होगा, शांति क्रिएट होगी, पीस आएगी जिंदगी में, लोगों के अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी बढ़ेगी, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग जो है वो सबके बीच में आएगी। रीड द assertion एंड रीजन बिलो विद रेफरेंस टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है उसको हमने पढ़ा, अब उसी में से आपको ये assertion रीजन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सही है कौन सही नहीं है। अगर दोनों सही है तो क्या वो एक्सप्लेन कर रहे हैं एक दूसरे को या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो जरा, assertion क्या कह रहा है, द पोएट एडवोकेट्स फॉर टेकिंग अ ब्रेक टू इंट्रोस्पेक्ट द डैमेज इन्फ्लिक्टेड बाय मैन। बिल्कुल सही है भाई, पोएट कह रहा है कि डैमेज देखो कितना पहुंचाया है हमने एनवायरमेंट को, इंट्रोस्पेक्ट करो और देखो कितना नुकसान पहुंचाया है हमने। रीजन ये है कि इंट्रोस्पेक्शन विल मेक मैन्स लिटिल बेटर, मैन की जो लाइफ है, इंसान की जो लाइफ है वो अच्छी हो जाएगी अगर वो इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू करेगा। तो ये दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है, आपको क्या लगता है, क्या assertion और रीजन दोनों ही ट्रू है? तो देखो बेटा, दोनों ही सही है, ठीक है, पर एक दूसरे को यहाँ पे अगर हम एक्सप्लेन करने की बात करें तो बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो assertion और रीजन दोनों ट्रू है, बट द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion, ठीक है। रीजन जो है वो बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है assertion का। अब देखो आगे की लाइंस जो है पोएम की दे रखी है, तो नई लाइंस है तो हम पढ़ेंगे। एक सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024 से 25 के बीच में जो क्वेश्चन आया था कीपिंग क्वाइट पोएम से, वो क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, जल्दी से आप रीड करें इसको। पढ़ लिया, ठीक है। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, world put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। तो बात हो रही है कि लोग जो है वो वॉर के लिए प्रिपेयर करते रहते हैं, लड़ाई करने के लिए प्रिपेयर करते रहते हैं, हर तरीके की लड़ाई करते हैं, और फिर उसके बाद चाहता क्या है पोइट कि सब साथ में आए और साथ में मतलब टुगेदर हो जाए इस मूवमेंट के अंदर, और बिल्कुल भी वॉर वगैरह ना लड़े, ठीक है। तो ऐसी लड़ाई का क्या फायदा जिसमें कोई सर्वाइवर ही नहीं होगा, कोई बचेगा ही नहीं। व्हाट इज द कॉमन आउटकम, सारी जितनी भी लड़ाइयां होती हैं, वॉर्स होती हैं, उसका कॉमन आउटकम क्या निकलता है, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। जीत मिल भी जाए तो सर्वाइवर्स ही नहीं है, मतलब लोग बचे ही नहीं है, कौन सेलिब्रेट करेगा। ये दिखाता है कि जो वॉर्स होती है इस प्रकार की वो कितनी डिवास्टेटिंग होती है, कितनी खतरनाक डिस्ट्रक्शन भरी होती है, ठीक है, दोनों के लिए ही, चाहे पीपल की बात करें या एनवायरमेंट की बात करें। अगला जो एमसीक्यू है वो क्या कह रहा है, व्हाट डज द इमेजरी ऑफ वॉकिंग अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड primarily represent? The readiness for further conflicts, a return to normal activities post conflicts, a moment of unity and peaceful reflection, the physical environment of a typical war zone। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पोइट चाहता है ये लोग यूनाइट हो जाए, एक साथ आ जाए, ठीक है, और शांति से रहे, शांति से जिए। द पुटिंग ऑन ऑफ क्लीन क्लोथ्स, मतलब अच्छे साफ कपड़े पहनने का मतलब क्या है, बाय द वॉर मॉन्गर्स, ये क्या सिंबलाइज करता है, the putting on of clean clothes by warmongers symbolize the contrast between the superficial appearance of purity and the underlying destruction caused by war। तो जब वो एकदम साफ कपड़े पहन के सामने आएगा इंसान, तो हमें क्या लगेगा कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, बट रियलिटी में जो रियलिटी थी उसमें क्या हुआ कि वॉर ने हद से ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट किया। Select the correct option from the given brackets in fill in the blanks। तो द एक्सर्प्ट, ये जो एक्सर्प्ट हमने पढ़ा ये हमें क्या बताता है, दैट द स्पीकर जो है वो क्या कर रहा है, डिस्ट्रक्शन के बारे में हमें सावधान कर रहा है, या फिर उसको बहुत बड़ा चढ़ा के अच्छा बना के दिखा रहा है, तो कंडेम कर रहा है, सावधान कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, assertion रीजन का क्वेश्चन है, तो ध्यान से दोनों ही पॉइंट्स को पढ़ो। assertion क्या कहता है, द पोएट एडवोकेट्स फॉर डूइंग नथिंग एज अ वे टू प्रिवेंट द डिवास्टेशन ऑफ वॉर, कि मतलब कुछ भी ना करें तो इसका मतलब वॉर रुक जाएगी। रीजन कह रहा है डूइंग नथिंग रेफर्स टू अ टाइम फॉर स्टॉपिंग एनी एक्शन फॉर अ फ्यू मोमेंट। डूइंग नथिंग का मतलब है कि हम कुछ समय के लिए कोई भी एक्शन ना कर रहे हो। तो दोनों में से क्या सही है, और अगर क्योंकि देखो स्टेटमेंट पढ़ के ही पता चल रहा है कि दोनों ही चीजें एक ही चीज के बारे में है, डूइंग नथिंग, ठीक है। तो यानी एक स्टेटमेंट तो गलत होगी ही होगी, तो कौन सी स्टेटमेंट गलत है कौन सी सही है ये बताते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, लास्ट जो सेकंड स्टेटमेंट जो हमें दे रखी है, ये जो रीजन है वो गलत है, ठीक है। तो वो ये नहीं कह रहा है कि बिल्कुल ही स्टॉप कर दो कुछ समय के लिए, वो ये कह रहा है कि इसका मतलब ये है कि हमें जो नुकसान हो रहा है वॉर की वजह से वो नहीं होगा। हाउ कैन द मैसेज इन द एक्सर्प्ट अबाउट द आउटकम ऑफ वॉर्स बी अप्लाइड टू प्रमोट पीस?
तो ये जो मैसेज हमने देखा एक्सर्प्ट के अंदर, इस पूरे पैसेज के अंदर, ये क्या बता रहा है, ये वॉर के आउटकम के बारे में बता रहा है कि जो वॉर्स है वो कितनी खतरनाक हो सकती है। मैसेज हमें वार्न करता है अगेंस्ट द डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ वॉर, कि वॉर कितनी खतरनाक होती है, इसका नेचर कितना डिस्ट्रक्टिव होता है, और ताकि हम लोग कैसे रह सके, पीसफुल सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करें, यानी शांति से किसी बात को सुलझाने का प्रयास करें इंस्टेड ऑफ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। ऐसा नहीं करना है हमें कि हम लड़ाइयां कर रहे हैं, वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन द एम्प्टीनेस ऑफ विक्ट्री इन वॉर, हमें कोशिश क्या करनी है कि हम देखें कि जब जीत मिलेगी अगर एक इंसान को, तो कोई फायदा ही नहीं है उस जीत का जब कोई प्रेजेंट ही नहीं होगा उस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए। वी कैन वर्क टूवर्ड्स यूनिटी एंड पीस, हम क्या कर सकते हैं, हम काम कर सकते हैं यूनिटी के प्रति, यानी सब एक साथ रहे, एकता रहे सबके बीच में, शांति बनी रहे, पीस बनी रहे, अवॉइडिंग द डिवास्टेशन ऑफ फ्यूचर वॉर्स। इससे होगा क्या, आने वाले समय में जो वॉर्स है वो नहीं होंगी, फ्यूचर वॉर्स हमें देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, चलो पढ़ते हैं जरा, यहाँ पे जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है बेटा फटाफट से इसको रीड करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस में। ओके, ठीक है। What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. तो पोइट कह रहा है कि जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, टोटल इनएक्टिविटी की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, इसको कंफ्यूज मत करना आप इस बात से। मतलब मैं इंट्रोस्पेक्शन की बात अगर मैं कर रहा हूँ, टोटल एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये चाहता हूँ कि लाइफ हो ही ना, मतलब सब हर कोई हर कुछ काम करना जो है वो छोड़ दे पूरी तरीके से। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग लड़ के आपस में मरे। If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence, अगर हम शांति से बैठ जाएंगे ना एक मूवमेंट के लिए भी, तो ये जो सैडनेस है might interrupt of never understanding ourselves, ये हमारे दिमाग में आएगी कैसे हमने कभी भी खुद को समझने की कोशिश ही नहीं करी। Which of the following themes, कौन सी जो थीम है इस पूरे एक्सट्रैक्ट के अंदर आपने देखी, silence alleviates sadness of our life and death are part of our existence, we must keep our lives moving, life is stressful and monotonous। किस चीज के बारे में यहाँ बात करी गई है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो साइलेंस है, जब हम शांत रहते हैं तो जो सैडनेस है हमारी लाइफ की वो एलिविएट करती है, बढ़ती भी है। ठीक है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है जो स्टेटमेंट दी गई है वो सही है या गलत है। द पोएट फील्स दैट क्वाइट प्रोडक्टिविटी इन प्लेस ऑफ ऑल एक्टिविटीज इज डिजायरेबल, मतलब पोएट कहता है कि भाई शांति से काम करते रहो वो ज्यादा सही है, तो ऐसा बोला है क्या पोएट ने, नहीं, फॉल्स। पोएट सजेस्ट करता है दैट डूइंग नथिंग, नॉट बीइंग प्री ऑक्यूपाइड विद कांस्टेंट एक्टिविटी, ऐसा मत करो कि हमेशा अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करते रहो। एम्ब्रेसिंग साइलेंस माइट हेल्प अस बेटर अंडरस्टैंड अवरसेल्फ एंड एलिविएट सैडनेस। इट्स नॉट अबाउट बीइंग प्रोडक्टिव बट रैदर अबाउट पॉजिंग, मतलब ये प्रोडक्टिव रहने की बात नहीं कर रहा है पोएट, ये कह रहा है कि हमें खुद को रोकना है थोड़ी देर के लिए और चीजों को एनालाइज करना। द सैडनेस बीइंग रेफर टू लाइन 9, सैडनेस का मतलब क्या है जो एक्सट्रैक्ट के अंदर 9th लाइन के अंदर प्रेजेंट है, failure to understand ourselves, failure to understand others, loss of peers in life, inability to achieve what we desire। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे होते हैं, ये हमसे फेलियर है, ये हमारा एक तरीके से हमसे गलती होती है। द पोएम हैज रिटन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए या एन, जो पोएम है, जो कविता है, वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है, किसके विचार इसके अंदर प्रस्तुत करे गए हैं, एक एनवायरमेंटलिस्ट के, एक फेमिनिस्ट के, एक सोशल एक्टिविस्ट के, या एक लिंग्विस्ट के। तो एक सोशल एक्टिविस्ट के नाते लिखी गई है ये जो कविता है। बेस्ड ऑन द राइम स्कीम, जो राइम स्कीम हमने इस कविता के अंदर देखी, आप बताओ जरा इसमें से कौन सी राइम स्कीम लाइन 1 के अंदर नहीं है। क्रूज, कंप्लेंट, म्यूज, ब्रूस्ड, बताओ जरा कौन सी नहीं है पूछा है, तो कंप्लेंट नहीं है, तीनों तो मैच कर रही है ना। देखो कितना इजी ऑड वन आउट सा क्वेश्चन दिया है हमें सीबीएसई ने। आगे देखते हैं जरा, इन लाइफ इज व्हाट इज इट इज अबाउट, द पोएट इज टॉकिंग अबाउट, मतलब जो जिंदगी है वो जैसी है वैसी है, मतलब मरना जीना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो पोइट कह रहा है कि देखो जीना तो है, हमें अपनी लाइफ को खुल के जीना है और फियर से, डेथ से, इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अगली लाइंस जो है स्टार्टिंग की कविता की लाइंस है जो हमें यहाँ दी गई है, एक्सट्रैक्ट जो है दिया गया है, फटाफट से इसको पढ़ ले, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी हम देखते हैं।
ठीक है, now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. It would be an exotic moment without rush, without intense. देखो वहीं से लाइन स्टार्ट हो गई लास्ट की जो दी हुई थी। तो पोइट यहाँ पे 12 तक काउंट करने को बोल रहा है। As the countdown to lift arms, speaking in different language, stop all activities, be without intense. बताओ, तो जितनी भी एक्टिविटीज है वो 12 तक गिनने तक रोक देना। The poet appeals to the people that they should, poet जो है वो लोगों से रिक्वेस्ट करता है किस चीज के बारे में, कीप क्वाइट, नॉट मूव, सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, नॉट हाइबरनेट। तो किस चीज के बारे में बात करता है पोइट? पोइट 1 और 2 यानी कहता है शांत रहो और मूव मत करो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। एक ऑप्शन चूज करना है यहाँ पे जो डिस्प्ले कर रहा है सेम पोएटिक डिवाइस को, जो कि थर्ड लाइन के अंदर एक्सट्रैक्ट की यूज करी गई है। थर्ड लाइन पे चलना पड़ेगा भाई अभी हमें। थर्ड लाइन क्या है एक्सट्रैक्ट की? फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। तो देखते हैं जरा। For once on the face of the earth, lightning dance across the sky, greedy good doers, children spilling out of their homes, fight like cats and dogs। तो क्या हो जाएगा? lightning dance across the sky, ठीक है, sky। तो यहाँ पे देखो जो पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है ना, वैसे यहाँ पे for once across the earth, तो यानी लाइटनिंग जो है वो डांस थोड़ी कर सकती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से वहां पे बोला गया फेस ऑफ अर्थ, अर्थ का फेस कैसे हो सकता है? पर्सोनिफिकेशन कर दी है। द बेनिफिट्स ऑफ कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट के फायदे क्या है? हार्मनी, नॉन वायलेंस, ब्रदरहुड, मेडिटेशन। बताओ जरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1, 2 एंड 3, हार्मनी, नॉन वायलेंस, ब्रदरहुड, ठीक है। ये तीन चीजें इसकी फायदे होंगे। द पोइट सजेस्ट वी विल ऑल बी टुगेदर व्हेन, हम सब साथ में होंगे जब हम रश करना स्टॉप कर देंगे, हम अपने आप को मूव करने के लिए मूवमेंट प्रोवाइड करेंगे, विदाउट स्पीकिंग और मूविंग, बात नहीं करेंगे आपस में, मूव नहीं करेंगे, ठीक है। द वर्ड एक्सोटिक, एक्सोटिक जो शब्द यहाँ पे दिया गया है इसका मतलब किसके एकदम करीब है? यूनिक, लग्जूरियस, रिच, इल्यूसिव, किसके एकदम नजदीक है? यूनिक है, ठीक है। एक्सोटिक यानी एकदम अलग, यूनिक मोमेंट होगा। व्हाट डज द रेफरेंस टू फिशरमैन नॉट हार्मिंग व्हेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट लुकिंग एट हिज हर्ट हैंड्स सिग्निफाई इन द पोएम? सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2026 में ये चीज जो क्वेश्चन है वो दिया गया है। तो ये जो रेफरेंस है ये सिग्निफाई करते हैं नीड को, जरूरत को, सेल्फ रिफ्लेक्शन की और कंपैशन की। अगर फिशरमैन रुकेगा तो नेचर के जो क्रिएचर्स हैं, वो जो वेल्स हैं और जितनी भी फिशेस हैं, वो स्केयर नहीं होंगी, डरेंगी नहीं, सेफ रहेंगी। जो सॉल्ट गैदरर्स है वो रिफ्लेक्ट करेंगे, वो नोटिस करेंगे अपनी सफरिंग्स को, अपने दुख दर्द को, ठीक है। तो नेरूडा यहाँ पे हाईलाइट करते हैं कि स्टिलनेस और क्वाइटनेस अगर हम रखें तो ये हमारे अंदर एम्पैथी, हीलिंग और बहुत ज्यादा ह्यूमन जो वर्ल्ड है वो लेकर आ सकती है। हाउ कैन अर्थ प्ले द रोल ऑफ अ टीचर अकॉर्डिंग टू पैब्लो नेरूडा? पैब्लो नेरूडा के अकॉर्डिंग जो अर्थ है वो एक टीचर का रोल कैसे प्ले कर सकती है? बताओ बच्चों। अकॉर्डिंग टू पैब्लो नेरूडा अर्थ कैसे टीचर का रोल प्ले करती है? वो हमें बताती है पीस की इंपॉर्टेंस क्या है, स्टिलनेस की इंपॉर्टेंस, रिन्यूअल की इंपॉर्टेंस क्या है। जब सब कुछ लगता है कि खत्म हो चुका है, मोशनलेस हो चुका है, क्वाइट हो चुका है, तो अर्थ हमें बताती है कि अगले ही पल में, आफ्टर एवरी पीरियड ऑफ रेस्ट एंड साइलेंस, लाइफ बिगिंस अ न्यू, दोबारा से जिंदगी शुरू होती है, हार्मनी के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, और हम सब लिविंग बींग्स जी रहे होते हैं। व्हाट इज पैब्लो नेरूडास कंप्लेंट अगेंस्ट फिशरमैन? क्या कंप्लेन करते हैं वो? 2024 में क्वेश्चन पूछा गया। वो बोलते हैं कि तुम भाई फिश को हार्म करते रहते हो विदाउट केयरिंग फॉर द क्रिएचर्स। ही फील्स दे डू नॉट रिस्पेक्ट द लाइफ इन द ओशन, कि मतलब तुम लोग जो ओशन के अंदर लाइफ प्रेजेंट है उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, उसकी वैल्यू नहीं करते हो, ठीक है। देयर कैन बी लाइफ अंडर अपेरेंट स्टिलनेस, एक्सप्लेन। जो लाइफ है वो अपेरेंट स्टिलनेस के अंदर भी एग्जिस्ट करती है। सीबीएसई 2023 में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया। फ्रेज क्या कह रहा है? देयर कैन बी लाइफ अंडर apparent stillness means that even when things seem calm, मतलब जब चीजें बिल्कुल शांत लगती हैं, क्वाइट लगती हैं बाहर से, there may be activity और movement happening beneath the surface, हो सकता है कि सरफेस के नीचे कुछ तो जो मूवमेंट है वो चल रहा होगा। ये हमें चीज याद दिलाती है, रिमाइंड कराती है that not everything is as it seems and life can exist in hidden ways। हर चीज वैसी नहीं होती है जैसी दिखती है, और लाइफ अलग अलग वेज में भी एग्जिस्ट कर सकती है। What according to poet, but according to Pablo Neruda, Pablo Neruda के अकॉर्डिंग जो पोएम है कीपिंग क्वाइट इज द लेसन दैट वी शुड लर्न फ्रॉम मदर अर्थ, हमें ये चीज मदर अर्थ से सीखनी चाहिए। तो कीपिंग क्वाइट पैब्लो नेरूडा सजेस्ट करते हैं दैट वी शुड लर्न, मदर अर्थ से हमें सीखना चाहिए शांत रहना, स्टिल रहना, पीसफुल रहना। जैसे कि अर्थ एकदम काम और रहती है और हमें लाइफ प्रोवाइड करती है, हमें भी ऐसे ही पॉज लेना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना चाहिए और पूरे दुनिया की एक बार केयर करनी चाहिए विदाउट कॉजिंग हार्म और डिस्टर्बेंस, हमें किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। पैब्लो नेरूडा ने बात करी है, दो रीजन दिया है कीपिंग क्वाइट
पोएम के अंदर कि क्यों जरूरी है, एसेंशियल टू अटेनिंग अ बेटर और पीसफुल वर्ल्ड, ऐसा क्यों जरूरी है। तो अकॉर्डिंग टू पैब्लो नेरूदा, कीपिंग क्वाइट इसलिए एसेंशियल है ताकि हम पीसफुल वर्ल्ड में जी सकें, बिकॉज इट हेल्प अस स्टॉप अननेसेसरी एक्शंस, जो फालतू में हम ऐसे एक्शंस करते रहते हैं जिसकी वजह से किसी को नुकसान पहुंचता है, वो करना बंद कर देंगे। और दूसरी चीज, इट ऑल्सो अलाउज अस टू रिफ्लेक्ट एंड अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर, एक दूसरे को हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। साइलेंस जो है वो एक स्पेस क्रिएट करता है थॉट, पीस, कनेक्शन के लिए, ताकि वर्ल्ड में ये सारी चीजें क्रिएट हो सके। राइट अ पैराग्राफ फोकसिंग ऑन द पोएम, दो कविताएं ली गई हैं यहाँ पे, कीपिंग क्वाइट और माय मदर एट 66। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये, सीबीएसई 2024 में पूछा गया। कह रहा है इन दोनों कविताओं को देखो जरा, इल्यूमिनेट डिफरेंट फेसेट्स ऑफ ह्यूमन इंट्रोस्पेक्शन, दो तरीके से इंट्रोस्पेक्शन, पोइट भी वहां पे माय मदर एट 66 पे कमला दास भी इंट्रोस्पेक्ट कर रही है, क्वाइट रिफ्लेक्शन इन अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड सेल्फ, और यहाँ पे पैब्लो नेरूदा भी नेचर के बारे में इंट्रोस्पेक्ट करने को बोल रहे हैं। तो दोनों की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत की रोल प्ले करती है ये अंडरस्टैंड करने में खुद को। कीपिंग क्वाइट, पैब्लो नेरूदा सजेस्ट करते हैं दैट साइलेंस और स्टिलनेस लोगों को हेल्प कर सकती है उनके एक्शंस की तरफ ध्यान देने में, इससे पीस प्रमोट होगी, यानी शांति आएगी और एक डीपर अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। बाय स्टेइंग क्वाइट, अगर हम शांत रहते हैं तो हम अपने आप से कनेक्ट हो पाएंगे एंड अदर्स इन अ मीनिंगफुल वे, और एक अच्छी तरीके से दूसरों से भी कनेक्ट हो पाएंगे। ऑन द अदर हैंड, वही दूसरे हाथ पे अगर हम बात करें, माय मदर एट 66 जो पोएम है कमला दास के द्वारा लिखी गई, ये क्या रिफ्लेक्ट करती है, इनएविटेबल पैसेज ऑफ टाइम को दिखाती है कि समय का जो चक्र है वो कैसे घूमता रहता है, एंड द फ्रेजिलिटी ऑफ लाइफ, की जो लाइफ है वो कैसे आगे बढ़ती है। थ्रू हर इंट्रोस्पेक्शन, इनके इंट्रोस्पेक्शन के जरिए हमें क्या पता चलता है कि वो रियलाइज करती हैं कि हम अपने मदर के साथ अगर हम रह रहे हैं तो उन मोमेंट्स को हमें चीयर करना चाहिए, चेरिश करना चाहिए, वाइल ऑल्सो कन्फ्रंट भी कर रही है, बता भी रही है कि उनको डर है कि उनकी मदर उनसे दूर हो जाएगी। बोथ पोएम्स, दोनों ही कविताएं हाईलाइट करती हैं क्वाइट रिफ्लेक्शन के बारे में, और इंडिविजुअल्स को अलाउ करती है कि वो इनसाइट्स ले, मतलब वो समझे रिलेशनशिप्स के बारे में, लाइफ के बारे में, ह्यूमन कंडीशन के बारे में डीपली समझे। ठीक है, तो इसी के साथ हमने हमारी जो फर्स्ट पोएम थी, यानी कौन सी, कीपिंग क्वाइट, इसको कंप्लीट कर लिया। अब इसी वीडियो के अंदर जो हम सेकंड पोएम करने वाले हैं, यानी जो नेक्स्ट पोएम करने वाले हैं, वो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी हम यहाँ पे कवर करेंगे, बड़ी ही अच्छी सी प्यारी सी कविता है ये। ठीक है, अभी जल्दी से आपको यहाँ से जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है इसको पढ़ना है, सीबीएसई 2025 में ये क्वेश्चन आया था, और उसके बाद फिर हम इसको समझेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। जल्दी से 1 मिनट का टाइम लो और पढ़ लो। डन। ठीक है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, मतलब हमेशा इसकी खूबसूरती बढ़ती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कभी भी ऐसा नहीं होने वाला है कि जो नेचर की ब्यूटी है वो बिल्कुल नथिंगनेस में पास हो जाए, बिल्कुल एंड हो जाए। ये हमारे ऊपर एक बावर जरूर अपना बना के रखती है। स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ, क्वाइट ब्रीदिंग चलती रहती है। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, हर मोरो में हमें क्या दिखता है, हर अगली सुबह हमें क्या दिखता है कि हम सुंदर सुंदर से फूलों की माला बिन रहे हैं इस अर्थ के बीच में। तो जॉय फॉर एवर का मतलब क्या है, जो चीज हमेशा हमें खुशी प्रदान करे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें? ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, दैट आर अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, की जॉय फॉर एवर का मतलब क्या है, हमेशा हमें इस चीज से खुशी मिलती रहे। बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन नेवर पास इनटू नथिंगनेस, इसका मतलब क्या है, पोइट नेचर की ब्यूटी के बारे में क्या क्रिएट करें, उसका लास्टिंग इम्पैक्ट या उसका टेम्परेरी इम्पैक्ट। ऑफ कोर्स ये बात है, नेवर पास मतलब कभी भी नहीं खत्म होगी, तो लास्टिंग इम्पैक्ट के बारे में उसकी बात करें। How does Keats make it evident that there is a link between man's wellness and nature's beauty? कैसे यहाँ पे लिंक करते हैं यहाँ पे जॉन कीट्स, और वो बोलते हैं कि देखो जो नेचर की ब्यूटी है और जो इंसान की अच्छी हेल्थ है वो दोनों आपस में कनेक्टेड है। तो कीट्स यहाँ पे एक लिंक शो करते हैं, किस तरीके से, वो कहते हैं कि नेचर जो है ना, वो नेचर की जो ब्यूटी है वो आदमी को पीस प्रोवाइड करती है, शांति देती है, एक रेस्टफुल स्लीप देती है, स्वीट ड्रीम्स आते हैं उसको, उसकी हेल्थ अच्छी रहती है, और नेचर पॉजिटिवली इंपैक्ट करता है इंसानों की मेंटल और फिजिकल वेलनेस पे। देखो रीजन असर्शन का क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन दोनों ही पढ़ो। देखो पहले क्या दोनों सही है, अगर दोनों सही है
अगर एक सही होगा तो दूसरा अपने आप ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, बट अगर दोनों सही है तो क्या वो एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, ठीक है। assertion कह रहा है कीट्स स्टेट दैट मैन derives strength and inspiration from the beauty of nature. रीजन कह रहा है नेचर गिव्स फिजिकल इमोशनल एंड मेंटल सोलेस टू मैन. तो क्या ये दोनों सही है, क्या एक ही ऑप्शन सही है, देखते हैं जरा. दोनों सही तो है बेटा, और यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है वो भी ठीक है. बोथ द assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion. ठीक है, तो सही भी है. और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं. ओके एक फ्रेज एक्सट्रैक्ट में से निकालना है जिसका मतलब है मैन वांट्स टू कंटिन्यू हिज लाइफ ऑन हिज अर्थ डिस्पाइट इनमेरेबल प्रॉब्लम्स. मतलब हद से ज्यादा गिरी नहीं जा सकती, अगिनत परेशानियां है जीवन के अंदर, फिर भी इंसान जीना चाहता है. तो अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, मतलब ऐसा लगता है कि रोज हमें कोई फूल है जो बांध के रख रहा है इस अर्थ से, कोई माला है जो बांध के रख रही है. अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स का मतलब क्या है, एक पीसफुल, एक अच्छी सी रिफ्रेशिंग स्लीप आना जिससे हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों अच्छी हो जाए. अगला एक्सट्रैक्ट सीबीएसई 2024 में पूछा गया, जल्दी से एक्सट्रैक्ट रीड करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आगे बढ़ेंगे. सेम ही एक्सट्रैक्ट है देखो बेटा, बट अंदर के क्वेश्चंस बदल जाएंगे, तो मैं इसको अभी यहाँ पे रीड नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल सेम एक्सट्रैक्ट है. क्वेश्चन सबसे पहला क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग थीम इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड इन द गिवन एक्सट्रैक्ट. जो अभी एक्सट्रैक्ट पढ़ा तो सबसे अच्छी सटीक जो थीम है वो कौन सी है यहाँ पे. तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, ब्यूटी जो है वो इंसान को सिक्योरिटी और पीस प्रोवाइड करती है, शांति प्रोवाइड करती है. आई थिंक ऑफ ब्यूटी नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कभी भी नथिंगनेस में पास नहीं होगी क्योंकि हमेशा बढ़ती रहेगी, हमेशा इंक्रीज करती रहेगी इसकी लवलीनेस. क्वाइट बावर means pleasant shady quiet place under tree or in the woods. दिस क्रिएट्स अ सेंस ऑफ, ये चीज क्या क्रिएट करती है, जब आप छाया में बैठ जाते हो जाकर किसी पेड़ के नीचे भरी धूप में, तो आपको कैसा फील होता है, बहुत शांति, पीसफुलनेस मिलती है और काम फील होता है, शांत फील होता है. स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, क्या ये जो स्टेटमेंट दी गई है वो सही है या गलत है, आपको बतानी है. द क्वालिटी ऑफ अ थिंग इंश्योर्स दैट इट्स ब्यूटी लास्ट फॉर एवर, किसी भी चीज की क्वालिटी जो है वो ये इंश्योर करती है कि उसकी ब्यूटी कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा बनी रहेगी. तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है. अगला, बेस्ड ऑन द राइम स्कीम, जो 3 और 4 में राइम स्कीम यूज करी गई है एक्सट्रैक्ट के अंदर, तो इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो उनके साथ राइम कर जाएगा, देखो जरा. तो स्वीप वर्ड जो है वो राइम कर जाएगा. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. द यूज ऑफ द वर्ड हेल्थ इन द एक्सट्रैक्ट सजेस्ट दैट ब्यूटीफुल थिंग्स विल गिव अस अ हैप्पियर एंड मोर होलसम लाइफ. इट क्रिएट्स अ पावरफुल इमेज ऑफ, ये चीज, ये जो ब्यूटी है, ये जो सुंदरता है नेचर की, ये हमें कैसे और हेल्दी बनाती है, और कैसे ये एक पावरफुल इमेज हो सकती है रिजुविनेशन की. रिजुविनेशन मतलब ऐसा लगता है कि इंसान दोबारा से लाइफ को स्टार्ट करा है, सब कुछ सही हो रहा है. अगला एक्सट्रैक्ट देखो, सीबीएसई 2024 में ये पूछा गया था, ठीक है. अगला दूसरा सेट रह सकता है ये, तो अभी फटाफट से आप इसको पढ़ोगे जो यहाँ पे दिए हुए हैं एक्सट्रैक्ट को, फिर आगे बढ़ते हैं. बिल्कुल वही है सब कुछ, बस थोड़ा सा आगे की लाइंस पोएम की ऐड कर दी है. यानी अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड अदर darkened ways made for our searching. तो यहाँ पे इस वाले स्टैंजा में कौन सी थीम दी गई है एक्सट्रैक्ट के अंदर, ये बताना है आपको. तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थिंग्स दैट कॉज अनहैप्पीनेस. ठीक है, वो चीजें जो हमें सुख नहीं प्रदान कर रही होती कई बार. स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट सही है या गलत है, ये बताओ. द पाथ्स वी फॉलो आर ऑफन नॉट वर्दी ऑफ अवर नोबल नेचर्स. तो ये बात जो है वो फॉल्स है, गलत हो जाएगी. अगला क्वेश्चन देखते हैं. वी रीड अवर फॉर अवर सेल्स अ फ्लावरी बैंड एवरी मॉरो. क्यों हम अपने, ऐसा लगता है कि हमें फिर से अपने आप को इस अर्थ से बांध रहे हैं, क्योंकि हमें होप मिलती है. ब्यूटी हमें ऐसा लगता है कि जो चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज हैं उनसे हमें लड़ना सिखा सकती है. तो डर्थ जो वर्ड का यूज किया गया है यहाँ पे, एक बहुत पावरफुल इमेज क्रिएट करता है ये किस चीज की, स्कार्सिटी और लैक की, यानी किसी चीज की कमी की, शॉर्टेज की एक इमेज क्रिएट करता है. बेस्ड ऑन द राइम स्कीम, लाइन 4 और 5 की राइम स्कीम देखो और बताओ कौन सा वर्ड राइम करेगा विद डेज. डेज वर्ड से बड़ा इजी है बच्चों, ये तो बिल्कुल नर्सरी क्लास वाला क्वेश्चन है. डेज से कौन सा एकदम अच्छे से राइम कर जाएगा, डेज. The lack of punctuation at the end
लाइन 3 में हमने देखा पंचुएशन यूज नहीं करी गई है, तो ये क्या चीज क्रिएट करा है, क्रिएट अ सेंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड फ्लो दैट कनेक्ट्स इट विद द फोर्थ लाइन, एनकरेज द रीडर टू अंडरस्टैंड द ग्रामर, forewarn the reader for of gloomy days ahead और keep us connected to this earth। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कॉन्टिन्यूटी चल रही है, ठीक है, फोर्थ लाइन के बाद भी एक्सट्रैक्ट की, ये पता चल रहा है। आगे देखते हैं, अगला जो एक्सट्रैक्ट है सीबीएसई 2023 में पूछा गया, इसको पढ़ो जल्दी से, सेम वही है जो पहले रिपीट हुआ है, बट क्वेश्चन आंसर्स इसके अंदर के डिफरेंट होंगे, ऐसा हमेशा ही होता है, राइट? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे तक हमें दे रखी है तो एक बार देख लेते हैं। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bar quiet for us, and sleep full of sweet dreams and health and quiet and breathing. Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth's spite of respondents of inhuman dirt, of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and other darkened ways made for our searching। ठीक है, तो कीट्स डेफिनेटली, जो कीट्स जो है वो यहाँ पे किस चीज को ब्यूटी से डिफाइन करते हैं, ट्रांजिएंट है वो, या फिर इटर्नल है, या इल्यूजनरी है, या शॉर्ट लिव्ड है। इटर्नल है, हमेशा कैसी है, लॉन्ग लास्टिंग है, कभी भी एंड नहीं होने वाली, ठीक है, नेवर एंडिंग है, नेवर पास इनटू नथिंगनेस। आगे देखो जरा, विल कीप अ बार क्वाइट फॉर अस, इसका मतलब क्या है, इस कौन सी ऐसी लाइन है जो इससे मैच नहीं करेगी। क्रिएट अ पीसफुल शेडी प्लेस, प्रोवाइड अ शेल्टर, विल डिक्रीज नॉइज पॉल्यूशन, नेचर्स कैनोपी, तो विल डिक्रीज नॉइज पॉल्यूशन, ये लाइन जो है वो मैच नहीं कर रही है। ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सट्रैक्ट, जब हम एक्सट्रैक्ट से मैच करते हैं, एक्सट्रैक्ट को देखते हैं, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही मानोगे आप। स्टेटमेंट 1 कह रही है कि ब्यूटीफुल थिंग्स जो होती है हमारी सोल को अच्छा फील कराती है। स्टेटमेंट 2 कह रही है ब्यूटी जो है वो एवर चेंजिंग है, ठीक है, बदलती रहती है। बताओ जरा, तो 1 एंड 2, या बताओ कौन सा सही हो जाएगा। 1 जो है वो बिल्कुल सही है, बट सेकंड नहीं है, क्योंकि वो तो बोला है कि लॉन्ग लास्टिंग है, कभी बदलती नहीं है। आगे देखो क्या कह रहा है, द थिंग दैट कॉज अनहैप्पीनेस आर, वो चीजें जो हमें खुशी नहीं देती हैं, जिससे हमें अच्छा नहीं लगता है, वो कौन कौन सी चीजें हैं। लैक ऑफ नोबल नेचर्स, ओल्ड ट्यून्स, डल डेज, काम माइंड, अ फ्लावरी बैंड, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, क्या चीज है जो हमें जिससे अच्छा फील नहीं होता। तो 1 एंड 3 सही हो जाएगा, यानी लैक ऑफ नोबल नेचर्स एंड डल डेज, ग्लूमी डेज, ठीक है। फ्लावरी बैंड जैसे मेटाफर है, वैसे ही एलिट्रेशन कहाँ पे यूज करी गई है, तो नोबल नेचर्स के अंदर यूज करी गई है। एन और एन रिपीट हो रहा है बच्चा यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द पोइट, एवरी मोरो वी आर, हर अगली सुबह हम क्या कर रहे हैं, रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। अगला जो क्वेश्चन है सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर 2026 से लिया गया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन व्हाट कीट्स सजेस्ट, किस बात को देखकर जो कीट्स है वो ये सजेस्ट करते हैं, how can recognizing the lasting value of beauty help someone in the real world cope with the challenges or difficulties। तो कीट जो है वो पोर्ट्रे करते हैं ब्यूटी को एक ऐसी चीज जो कि कभी भी नथिंगनेस में पास नहीं होगी, और ये बताते हैं लाइक फ्लीटिंग मटेरियल कंफर्ट, ब्यूटी ऑफर लास्टिंग इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट। जो नेचर की ब्यूटी है वो हमें बहुत अच्छे तरीके से फ्रेश फील कराती है। इन द रियल वर्ल्ड, असली दुनिया में, ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ हार्डशिप, जब बहुत ज्यादा मुश्किलें होती है हमारी लाइफ में, टर्निंग टू द enduring time of nature, art or meaningful experiences can provide a sense of peace and restoration। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, हमें शांति मिलती है बहुत ज्यादा। एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ टूम्स, हाउ कैन ग्रैंडर ऑफ टूम्स बी इम्प्रेसिव एंड इंस्पायरिंग अकॉर्डिंग टू कीट्स। तो ये जो चीजें हैं वो अच्छी कैसे हो सकती है, तो इनके अकॉर्डिंग ये रेफर करते हैं जो ऑ इंस्पायरिंग और पावरफुल एस्पेक्ट्स होते हैं फेट के, डेथ के, डिस्ट्रक्शन के, इवन in their severity they teach humans humility, courage, admiration for nature's and life's forces, making them both impressive and inspiring as they evoke reflection and a deeper appreciation of existence। तो पोइट कहते हैं कि भाई क्या होता है, ये इंसान को सिखाता है कि मुश्किल समय में भी खुश कैसे रहो, कैसे अच्छे से फील करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द टूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। माइटी डेड वाली लाइन भी दे दिया यहाँ पे, तो माइटी डेड फ्रेज को इन्फ्लुएंस करके बताना है। माइटी डेड यहाँ पे उन लोगों के बारे में बात करता है जो लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए, बट वो इतने ग्रेट पीपल थे कि दुनिया आज भी उनको किसी ना किसी वे में याद रखती है। इवन आफ्टर देयर डेथ दे आर रिमेम्बर्ड एंड ऑनर्ड फॉर देयर अचीवमेंट्स। ये जो फ्रेज है वो सजेस्ट करता है लेगेसी को और इम्पैक्ट जो उन्होंने वर्ल्ड पे क्रिएट किया। हाउ एंड व्हाई डज कीट्स रिलेट माइटी डेड और अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इन दोनों को एक साथ कैसे कनेक्ट करते हैं कीट्स, बिकॉज इनकी जो ग्रेटनेस है वो
थ्रू द टाइम हर समय रिमेम्बर करी जाती है ब्यूटीफुल थिंग्स के अंदर। देयर डीड्स और लाइव्स कंटिन्यू टू इंस्पायर, ये हमें इंस्पायर करती रहती है, हमेशा हमें अच्छा फील कराती है, जॉय फील कराती है, एडमायरेशन हमारे अंदर लेकर आती है आफ्टर दे हैव पास्ड अवे, मतलब जब वो गुजर चुके हैं। ब्यूटी इन दिस सेंस के अंदर भी एटर्नल है, लॉन्ग लास्टिंग बनी हुई है। ठीक है, डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी, जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है इनको जब हम एक्सपीरियंस करते हैं ओनली फॉर अ शॉर्ट मोमेंट, या फिर ये लास्टिंग इंप्रेशन क्रिएट करती है, ये बताओ। तो भाई जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो एक लास्टिंग इंप्रेशन क्रिएट करती है, वाइल वी मे एक्सपीरियंस देम फॉर अ शॉर्ट टाइम। हो सकता है कि हम एकदम छोटे समय के लिए ही नेचर के पास जाकर बैठ पाए, पर उनका जो इफेक्ट है वो हमारे साथ बहुत समय तक रहता है। दे ब्रिंग जॉय, ये हमारे साथ हमें अच्छा फील कराती है, जॉय लेकर आती है, पीस, इंस्पिरेशन लेकर आती है। इवन आफ्टर द मोमेंट हैज पास्ड, मतलब जब मोमेंट गुजर चुका हो उसके बाद भी इनकी जो मेमोरीज है वो हमेशा हमारे माइंड को, हमारे हर्ट को अच्छा फील कराती रहती है फॉर अ लॉन्ग टाइम। इन द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, हाउ इज ग्रैंडियर कनेक्टेड विद द माइटी डेड, कैसे कनेक्टेड है? तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी ग्रैंडियर कैसे कनेक्टेड है माइटी डेड के साथ? बिकॉज यहाँ पे ग्रेट पीपल की, हीरोज की बात होती है, उनके मरने के बाद भी उनके जो डीड्स है, उनके जो करे गए अच्छे अच्छे काम है, उनको लोग याद रखते हैं सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन की तरह। What makes human beings love life in spite of troubles and suffering? क्या चीज है जिससे इंसान अपनी जिंदगी को फिर भी प्यार करते रहता है इतनी मुश्किलें होने के बाद भी? क्योंकि उनके आसपास क्या है? ब्यूटी है, मतलब नेचर है, बहुत सुंदर नेचर है। नेचर, आर्ट, लव एंड गुड मेमोरीज है जो उनके अंदर जॉय लेकर आती है, खुशी लेकर आती है, होप लेकर आती है, उम्मीद लेकर आती है। ये सारी की सारी जो थिंग्स हैं ब्यूटी की, ये हेल्प करती है इंसान को मीनिंग फाइंड करने में, और मेकिंग देम फील हैप्पी एंड इंस्पायर्ड, उनको अच्छा फील कराती है डिफिकल्ट टाइम्स के अंदर भी। एंड जेनिफर टाइगर और अ थिंग ऑफ ब्यूटी, दोनों ही कविताओं को यहाँ उठाया गया है और बोला गया है कि बताओ जरा, रीड टुगेदर टू शो अप द परमानेंस एंड एवरलास्टिंग इम्पैक्ट। दोनों का ही कैसे एवरलास्टिंग इम्पैक्ट है? तो देखो, दोनों ही पोएम लास्टिंग इम्पैक्ट के बारे में, आर्ट और ब्यूटी के बात करती है। एंड जेनिफर टाइगर के अंदर दो क्रिएटेड एम्ब्रॉयडरी के थ्रू उन्होंने ऐसी चीज क्रिएट कर दी है जो हमेशा उनको स्ट्रेंथन करेगी, मजबूती प्रोवाइड करेगी, आजादी फील कराएगी उनको, डिस्पाइट हर पर्सनल स्ट्रगल। यानी लाइफ में फिर अच्छा कुछ भी नहीं चल रहा है बट फिर भी टाइगर्स को उन्होंने जिंदा रखा है। और वाइब्रेंट रिफ्लेक्टिंग द परमानेंस ऑफ हर आर्ट, जो उन्होंने वाइब्रेंट टाइगर्स बनाए हैं वो दिखा रहा है कि उनकी जो आर्ट है वो कितनी सुंदर है, वो हमेशा ही वैसे रहने वाली है। सिमिलरली कीट्स की जो कविता है थिंग ऑफ ब्यूटी, इसमें भी ब्यूटी की बात करी गई है कि भाई नेचर में मिलती है हमें, ये आर्ट में मिल सकती है, और ये एटर्नल है, कभी खत्म नहीं होगी। द ब्लूम एंड ग्लोरी, दोनों की अगर मैं बात करूं ब्यूटीफुल थिंग्स की, तो इनका जो सोर्स ऑफ जॉय है या फिर रिलीफ है रिगार्डलेस ऑफ लाइफ हार्डशिप, वो हमेशा बना रहता है। दोनों ही पोएम सजेस्ट करती हैं वाइल लाइफ में भी फुल ऑफ स्ट्रगल्स, मतलब जिंदगी में बहुत मुश्किलें हो सकती हैं बट फिर भी हमें उन मोमेंट्स को चेरिश करना चाहिए, आर्ट एंड ब्यूटी को देखना चाहिए, और इसका बहुत कंफर्टिंग इम्पैक्ट हमारे ऊपर जिंदगी भर बना रहता है। देखो, इन व्हाट वे डू द थिंग्स ऑफ ब्यूटी लीव अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन अस, कैसे हमारे ऊपर हमेशा के लिए एक इम्पैक्ट क्रिएट करके चली जाती है। तो देखो, इससे हमें क्या मिलता है बेटा? जॉय मिलता है, पीस मिलता है, एडमायरेशन मिलता है। व्हेन वी सी समथिंग ब्यूटीफुल, जब हम कुछ बहुत सुंदर देखते हैं, चाहे वो नेचर ही क्यों ना हो, आर्ट हो, पर्सन हो, ये चीज हमें बहुत अच्छा फील कराती है, इंस्पायर्ड फील कराती है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें अच्छी मेमोरीज के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में याद दिलाती है, और हम एकदम काम हो पाते हैं, कंफर्टिंग जो इफेक्ट है वो क्रिएट हो पाता है। ब्यूटी हैज द पावर टू लिफ्ट अवर स्पिरिट्स, ब्यूटी के अंदर ये ताकत है कि वो हमारी स्पिरिट्स को एकदम ऊपर उठा दे, अपलिफ्ट कर दे, एंड मेक अस फॉरगेट अबाउट वरीज, जितनी भी हमारी मुश्किलें हैं वो हमसे भुला दे। इट स्टेज इन अवर माइंड्स, ये हमारे दिमाग के अंदर बनी रहती है हमारे इमोशंस की वजह से। इवन व्हेन द मोमेंट इज ओवर, वो मोमेंट खत्म हो भी गया हो उसके बाद भी ये चीज हमारे साथ बनी रहती है, स्टे विद अस, गिविंग अस स्ट्रेंथ एंड हैप्पीनेस। इससे हमारे अंदर खुशी आती है, हैप्पीनेस आती है, मजबूती आती है, ताकत आती है, ताकि हम अपने वर्ल्ड के आसपास जितनी भी चीजें चल रही हैं उन सबको अप्रिशिएट करते रहें। और जो भी इस दुनिया के अंदर, चाहे वो कितना भी बुरा हो, कितना भी बुरा चल रहा हो समय पर, एक ना एक टाइम पे चीजें ठीक होती हैं। जैसे आप देखते हो कि एक डॉर्मेंट सीजन आता है, ऑटम का जो समय है वो आता है, तब सारे जो पेड़ हैं वो बेजान अपीयर होते हैं, लाइफलेस अपीयर होते हैं, और स्प्रिंग आते ही वो जो पेड़ हैं वो इतने ज्यादा ब्यूटीफुल लगने लग जाते हैं, दोबारा से ब्लूम करने लग जाते हैं। तो समय हर किसी का बदलता है, वही बात इस कविता के अंदर हमें सिखाई गई है। आई होप आपको समझ में आए होगी अच्छे तरीके से दोनों ही पोएम्स के क्वेश्चन आंसर्स। अब हम अगली क्लास के अंदर जब हम मिलेंगे ना, तो द रोड साइड स्टैंड एंड आंट जेनिफर्स टाइगर, ये दो पोएम हमारी और है जो हमें कवर करनी है, ठीक है। इसके बाद हम पोइट्री सेक्शन तो पूरा कंप्लीट कर ही लेंगे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस क्लास। आई होप आप सबको बहुत मजा आया होगा, अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं अब हम अगली क्लास के अंदर।